हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम भारत की प्राचीन इतिहास की वीडियो श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक काल। इससे पहले हमने वैदिक काल को पढ़ा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो वैदिक काल में हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि वैदिक काल को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है। जो वैदिक काल का पीरियड है वो लगभग 1500 से 600 बीसी के आसपास में समाप्त हो जाता है। तो 600 को इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, देन आफ्टर उत्तर वैदिक काल, जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। तो हमने देखा था फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हो जाता है और लोहे के आविष्कार ने खोज ने एक संपूर्ण आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया और आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया। सुधार आने के हिसाब से जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो सामाजिक स्थिति मजबूत हुई। जब सामाजिक स्थिति मजबूत हुई तो उसने एक राजनीतिक प्रगति को अच्छा फायदा पहुंचाया। इस वजह से क्या हो जाता है, जो क्षेत्र छोटा था वो बड़ा होता चला गया, फाइनली वो जनपद बन जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लोहे की खोज में 6 बीसी में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। तो जैसे ही आर्थिक प्रगति होती है तो वो सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ता है, सामाजिक प्रगति होती है तो राजनीतिक जीवन को क्या करता है, वो विस्तार देता है, फैलाव देता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहले जब लोहा नहीं था तो लोग क्या करते थे, लकड़ियों के हल का इस्तेमाल करते थे। जब लोहा आ जाने के बाद तो उनके पास नए नए उपकरण बनाने के साधन आ गया। जब नया नया उपकरण बना लेंगे वो लोग, तो जो फसल उगा रहे थे वो, तो फसल में उसको क्या होगा, वृद्धि होगा, ज़्यादा उगा पाएंगे। जब नया मशीनों को लगाएंगे तो फसल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब फसल ज़्यादा आएगा तो उनके पास आमदनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा आमदनी होगी तो उनको आर्थिक सुधार मिलेगा। फाइनेंशियल जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे, समाज स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हमारा फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हो गई, हमारा समाज स्ट्रांग हो गया। अब जैसे समाज स्ट्रांग हो जाता है तो विस्तार क्या होता है, हम क्षेत्र को बड़ा करने लगते हैं। तो ये सेम यही पैटर्न हुआ। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो सामाजिक प्रगति हुई, सामाजिक प्रगति के साथ ही राजनीतिक जीवन को विस्तार मिला। तो उम्मीद करते हैं कि ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि क्यों जनपद से महाजनपद की ओर हम आए। अब बात करते तो ये बड़ा कैसे हुआ। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या थी, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा परिवार था, परिवार से ग्राम होता था, ग्राम से विश्व होता था, विश्व से जन बन रहा था। तो जन हमने देखा फ्रेंड्स कि जन बन रहा था। जन से पहले जो जन था ये कबीला समूह था। तो कबीला धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, परिवार, परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद और जनपद से बड़ा महाजनपद। इसकी स्थिति में क्या होता है, क्षेत्र में विस्तार होता चला जाता है और फाइनली हम क्या पढ़ते हैं, महाजनपद बन जाते हैं। तो फाइनली महाजनपद है। तो इसके स्रोत, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जहां पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी और क्रांति का दौर आया था, इसी समय दो अन्य धर्म का भी दौर था। कौन कौन से धर्म थे, एक जैन धर्म था, दूसरा बौद्ध धर्म था। दोनों धर्म में क्रांति आई। सनातन धर्म तो पहले से मौजूद था, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो हिंदू धर्म पहले से मौजूद था और साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी तेजी से क्रांति आती है। तो ये तीनों सब साथ में चलता है और साथ ही साथ हमारे आर्थिक विस्तार, आर्थिक क्षेत्र में विस्तार होता है। तो सब कुछ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा था, सब साथ साथ चल रहा था। तो इसी का जानकारी हमको कि जनपद था, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, बौद्ध धर्म से मिलती है और जैन धर्म से मिलती है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के किताब अंगुत्तर निकाय से हमको जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद लगभग थे। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और अगर आप जैन धर्म के ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र में भी हमको क्या मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसको सटीक प्रमाण माना जाता है कि हाँ 16 जनपद थे। तो वो 16 जनपद की लिस्ट है हमारे पास, जो हम अभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो ये 16 जनपद आपस में आर्थिक विस्तार, क्षेत्र को विस्तार करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, जिसको हम आगे का दौर पढ़ेंगे, जिसमें होता है मगध का उत्कर्ष, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन उभर के सामने आता है, मगध आता है। फिर मगध में डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे कि हर्यक वंश आता है, शुंग वंश आता है, मौर्य वंश आता है। तो वो सब मगध का उत्कर्ष के बाद हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि 16 महाजनपद, इसकी सूची, यहाँ से राजधानी से क्वेश्चन पूछता है, इसकी वर्तमान स्थिति क्वेश्चन पूछता है। कुछ मुख्य बातें हैं जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया है, तो वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हम पूरा सब सामान लेकर के चलेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, कि सबसे पहले अगर किसी जनपद की बात करते हैं तो मगध की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, को याद करने का एक तरीका है कि जो पूरा जो साम्राज्य फैला हुआ था, ये उत्तर भारत में फैला हुआ था। अगर मैं यहाँ पे चित्र बनाऊं तो अगर आप ये कहें कि ये भारत है, ये भारत है, तो इसका जो क्षेत्र विस्तार दिखता है, सब यहाँ पे दिखता है, इस क्षेत्र में दिखता है। सब उत्तर भारत में दिखता है, दक्षिण भारत में भी नहीं दिखा है। दक्षिण भारत में सिर्फ और सिर्फ एक
एक महाजनपद की सूची मिली है और बाकी नहीं मिली है, तो उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा कि कौन जब दक्षिण भारत में मिला है। तो आप पहले ही देख लीजिए इसको याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए मैं बताता हूँ ट्रिक। जैसे कि सबसे पहले जो क्षेत्र का विस्तार था वो 3-4 राज्यों में बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले बिहार में था, देन आफ्टर यूपी में सबसे ज़्यादा था, फिर बिहार था, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में कुछ मिलता है। इसी तरह से आप इन 4 क्षेत्र को याद कर लेंगे तो बाकी का याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बिहार का इस बात करेंगे। तो ये क्या है, बिहार में मिलने वाला महाजनपद है। तो बिहार में मिलने वाला पहला महाजनपद कौन था, मगध था, जिसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी। पहले प्रारंभिक में इसकी राजधानी ब्रजगृह थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाती है, राजगिरी थी। अगर वर्तमान में इस क्षेत्र का पता देखें आप तो कहाँ मिलता है, ये पटना से गया तक के क्षेत्र में ये आता था पहले। और मुख्य बातों में कहा तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, मगध था। तो जैसे मैंने कहा कि इन 16 महाजनपदों में एक दूसरे से संघर्ष का दौर चलता है। सब एक दूसरे को हरा करके अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाहते, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। तो इसी दरमियान, इसी संघर्ष में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर कौन उभर के सामने आता है, मगध आता है। तो मगध सबसे शक्तिशाली दिखता है। इसके बाद अगले चैप्टर में मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश, शुंग वंश वगैरह। अभी बात करते हैं हम जनपद की। तो मगध के बाद दूसरा जनपद कौन आता है, अंग जनपद, जिसकी राजधानी क्या है, चंपा है। और वर्तमान स्थिति ये कहाँ पड़ता है, भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देन आफ्टर द थर्ड वन इज वज्जी। वज्जी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। ये अभी के तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है और ये प्रथम गणतंत्र था। मतलब ये जो वज्जी था फ्रेंड्स, ये 8 जनपदों का एक यूनियन था, एक ग्रुप था। और इसमें गणतंत्र था, लोकतंत्र कह सकते हैं आप, कि सब ग्रुपिंग के माध्यम से शासन चल रहा था। ये कहा यहाँ कोई राजतंत्र या राजतंत्र नहीं था, कैसा था, लोकतंत्र था या गणतंत्र था, तो आप कह सकते हैं। और वैसे भी हम देखेंगे फ्रेंड्स कि महाजनपद का जो दौर था, इसमें लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र दोनों तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो गणतंत्र कहाँ देखने को मिलता है हमको, वज्जी में मिलता है। वज्जी, वैशाली जिसकी राजधानी, जो भी वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है, यह प्रथम गणतंत्र था। इसको लिच्छवी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। तो ये हमने बिहार की बात कर दी। अब ये जो बाकी का ये बॉक्स मैंने बनाया, ये उत्तर प्रदेश का है। किसका है ये, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो शुरू का 3 बिहार, देन आफ्टर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेंगे हम कौशल, काशी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, चेदी। तो ये कितना है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4 नंबर, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 11 तक हम कैसे याद करेंगे, यूपी में याद करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको याद करते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पड़ता है। अगली बात करें तो काशी की राजधानी बहुत ही आसान, वाराणसी, जो अभी भी ये कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में पड़ता है। अगला राजधानी है मल, अगला महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी है कुशावती। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, देवरिया, गोरखपुर के पास पड़ता है। इससे मुख्य बिंदु क्या उभर के सामने आता है, तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण होता है वो इसी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, तो देवरिया में होता है, जो किस महाजनपद के अंतर्गत आता है, मल महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था, किस महाजनपद में हुआ था, मल के अंतर्गत हुआ था। और यह भी एक क्या था, तो गणतंत्र महाजनपद था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले की बात करें तो अगला है वत्स हमारे पास, जिसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो अभी कहाँ पड़ता है, प्रयाग, इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है। अगला महाजनपद है हमारे पास कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ क्या है फ्रेंड्स, तो दिल्ली का क्षेत्र। पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, जो कि दिल्ली अभी मेरठ का क्षेत्र पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ महाभारत में के लिए काफी चर्चित रहा है। क्यों, क्योंकि इंद्रप्रस्थ का जिक्र बहुत बार महाभारत में हुआ है। अगले महाजनपद की बात करें तो पांचाल है, जिसकी राजधानी की बात करें तो अब आहेत क्षेत्र है और काम्पिल है। और जो वर्तमान प्रदेश की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो बरेली में पड़ता है। अगले की बात करें हम तो सूरसेन है, जिसकी राजधानी क्या है, मथुरा है। वर्तमान में भी इसकी स्थिति क्या है, तो मथुरा ही है। अगले महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। और ये कहाँ पड़ता है, तो बुंदेलखंड में पड़ता है, जो अभी वर्तमान स्थिति है इसकी बुंदेलखंड है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स बिहार, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के महाजनपदों को देखा। तो हमने 11 महाजनपद को देखा और याद किया। बिहार का महाजनपद कौन कौन है, मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। वर्तमान स्थिति देखिए तो पटना से गया भागलपुर और तिरहुत क्षेत्र। और हमने क्या देखा, तो सबसे शक्तिशाली मगध, देन आफ्टर प्रथम गणतंत्र कहाँ था, तो लिच्छवी कहें या फिर आप कहें वज्जी में था।
कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, मल का कुशावती, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान का भी दिल्ली है, पंचाल आहित्र या फिर काम्पिल्य, सूर्यसेन मथुरा, चेदी शक्तिमती जो कि बुंदेलखंड में है। तो यहां तक हमने देख लिया। अगर आपने ये दोनों याद कर ली तो बाकी का याद करना बहुत आसान है 5 को। क्यों? क्योंकि उसमें से 2 बाहर का है, एक मध्य प्रदेश है, एक राजस्थान है। आइए देखिए कैसे। ये जो अवंती है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश का है। ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है अवंती। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, अवंती की राजधानी उज्जैन माहिष्मती। वर्तमान क्षेत्र इसका क्या आता है? मालवा आता है। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि राजा चंडप्रद्युम्न थे, वो जीवक को कहाँ भेजते हैं? वो जीवक को भेजते हैं बुद्ध के देखभाल के लिए। किसको भेजते हैं? जीवक को भेजते हैं। कौन भेजते हैं? तो राजा चंडप्रद्युम्न। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये जीवक को भेजा था बुद्ध के लिए। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर मत्स्य। मत्स्य एक ऐसा ये है जो कहाँ है? राजस्थान में है। तो मत्स्य क्या है? राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। और ये किस अभी वर्तमान कहाँ स्थिति है इसकी? तो जयपुर इसकी वर्तमान स्थिति है। ये एक लौता एक ऐसा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में पड़ता है। कौन? अस्मक। अस्मक एक ऐसा महाजनपद है तो जो इकलौता कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है? पोतन है, पोटली। और ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान अभी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स, बिहार को देखा, उत्तर प्रदेश को देखा, मध्य प्रदेश के महाजनपद का नाम क्या था? अवंती था। राजस्थान के महाजनपद का नाम मत्स्य था। और साउथ इंडिया यानी आंध्र प्रदेश के महाजनपद का नाम क्या था? अस्मक था। तो इस तरह से हमने भारतीय महाजनपदों को देख लिया। अब सिर्फ महाजनपदों का विस्तार भारत के साथ साथ बाहर भी था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, पाकिस्तान अलग नहीं था। तो पाकिस्तान में 2 क्षेत्र था, जैसे कंबोज और गंधार। तो ये भी 2 क्षेत्र कहाँ थे? हिंदुस्तान में थे। अगर कंबोज की राजधानी की बात की जाए तो ये राजपुर हाटक में है, और गंधार की बात की जाए इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स देखा कि 16 महाजनपदों को, उनकी राजधानियों को, उनके वर्तमान स्थिति को, और साथ ही साथ कुछ मुख्य बिंदु को। अब इसके आगे इस मैप को समझते हैं फ्रेंड्स, और मैप के ऊपर इस 16 महाजनपद को टिक आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं, पहले मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूं, देन आफ्टर आपसे मिलता हूं। तो ये मैंने नक्शा फ्रेंड ड्रॉ किया है। देखिए ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पे मैंने कुछ फिगर आउट किया है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे था। तो अगर भारत के बाहर की बात करें तो ये कंबोज पहला महाजनपद, और ये दूसरा क्या है? गंधार है। तो ये कंबोज महाजनपद और ये क्या है? गंधार है, जो भारत के लगभग बाहर का क्षेत्र पड़ता था। देन आफ्टर बात करें तो भारत में तो ये यहाँ पे कुरु है, फिर उसके नीचे आ जाता है मत्स्य, कुरु के नीचे आता है मत्स्य, फिर यहाँ यूपी के साइड में पड़ता है पंचाल, फिर यहाँ बीच में पड़ता है सूर्यसेन, पंचाल सूर्यसेन। तो ये 3, मत्स्य 4, पंचाल 5, सूर्यसेन 6, अवंती 7। ये यहाँ पे क्या है? अवंती का क्षेत्र पड़ जाता है। अवंती के बगल में जस्ट बगल में क्या पड़ जाता है? ये चेदी है, तो ये 8 नंबर पड़ सकता है चेदी। देन उसके बगल में बहुत छोटा सा वत्स, उसके ऊपर में काशी 9वां नंबर, ये काशी है ये। आइए 10वें नंबर पे कौशल, काशी कौशल। तो इस तरह से हमने देखा सबसे पहले कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, पंचाल, सूर्यसेन, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, कौशल। अब यहाँ पे एक पड़ जाता है मल है, ये मल 11 नंबर मल। ये यहाँ पे बज्जी है, बज्जी पड़ जाता है, और ये 13 नंबर पे अंग पड़ जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कौशल, मल, बज्जी, अंग। तो इस तरफ पड़ गया। अब इसके नीचे ठीक आता है सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसका नाम क्या है? मगध है। इसको हमने 14 नंबर पे कर दिया, तो ये कितना आ गया? मगध आ गया। देन आफ्टर ये क्या है? अस्मक आ जाता है यहाँ पे 15 नंबर। कौन है ये? अस्मक है। एक छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है? देखिए फ्रेंड्स, लगता है काउंटिंग गलत। हाँ देखिए 8 मैंने यहाँ पे 2 वर्ड कर दिया, तो ये 8 1 9 हो जाता है। ये 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 महाजनपदों की स्थिति है। ये मात्र एक ऐसा महाजनपद है अस्मक, जो साउथ इंडिया में पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मैप उतार ले, मैप को ध्यान में बना ले, क्योंकि मैप से पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है, सब कुछ फिगर क्लियर हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मगध के उत्कर्ष के साथ ही साथ हम यहाँ पे 2 और वीडियो करेंगे, बुद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।